हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। खूबसूरत शाम, हजारों लोगों की भीड़, अनगिनत आंखें चकाचौंध में डूबी हुई, एक से एक मजबूत शख्सियत, एक खास वर्ग के लोगों का हुजूम और उन लोगों को कैद करने के लिए वहाँ पर आए हुए न जाने कितने सारे रिपोर्टर्स जिनके हाथों में उनका माइक और उससे भी ज़्यादा कैमरा की फ्लैशलाइट, जो इस वक्त इस सबसे बड़े इवेंट को कवर करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। हर सेकंड की, हर मिनट की रिपोर्टिंग इस वक्त लाइव हो रही थी और बहुत सारे चैनल्स पर यह ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। और इस साल ये कुछ अनोखा नहीं था, बल्कि हर साल ऐसा ही हुजूम साल के इस खास मौके पर लगता है। लेकिन इस साल की खासियत ही कुछ अलग थी, क्योंकि इस साल सबकी निगाहें उस एक शख्स के ऊपर थी जिसका इंतजार इस वक्त इस भरी हुई महफिल के अंदर हो रहा था। सुगबुगाहट, गुड़गुड़ाहट हर तरफ थी। हर लोग दबे मुंह से बातें कर रहे थे। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था तो कोई बस सिर्फ उसके बारे में नकारात्मक बातें कर रहा था। हर गुजरे हुए इतिहास से तुलना करना तो लाजमी था ही, और जब कंधों पर इतने बड़े बड़े शख्स का बोझ रखा हो तो ऑब्वियस सी बात है, निगाहें और तर्क वितर्क इतने ज़्यादा पारखी होने तो बनते ही है ना। और उन तर्क वितर्क के अंदर हद से ज़्यादा पैनी निगाहें जो बस कमी निकालने के लिए तत्पर हैं। कमियां निकालना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि कमी तो लोगों को चांद में भी नजर आती है, और उससे भी उलट लोग भगवान से भी शिकायतें रखते ही हैं। तो ये तो फिर भी इंसान था, या यूँ कहो अचानक से समंदर में उतरता हुआ या उठता हुआ ऐसा सितारा जिसकी चमक इतनी ज्यादा है कि सबको चकाचौंध कर दिया है, रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। हर अखबारों के तो क्या ही कहने, छोटे छोटे आर्टिकल से लेकर बड़े बड़े फ्रंट लाइन की न्यूज़ तक, और फ्रंट पेज को पूरा कवर करते हुए बड़े बड़े आर्टिकल न जाने कितने ही सारे बड़े बड़े लोगों की कलम से लिखे गए हैं। और जब लिखने वाले इतने बड़े बड़े रिपोर्टर्स होंगे तो उन्हें पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी तो लाखों में ही होगी ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी यहाँ पर उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ बहुत सारी निगाहें जुड़ी हुई हैं। फाइनली वहाँ पर अब अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है। साल के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन के लिए ये अनाउंसमेंट हो रहा था, और फंक्शन भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। फंक्शन था एशिया पैसिफिक बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। और फाइनली अब स्टेज पर बाकी सारे प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंस के बीच में वो मोमेंट आ गया था जब इस अवार्ड को फाइनली इसके हकदार तक पहुंचाना था। स्टेज पर एक बहुत ही ग्लैमरस मॉडल खड़ी हुई थी जिसके हाथ में वो कूपन था जिसके अंदर उस शख्स का नाम था जिसका ये अवार्ड था। लेकिन सबको पता था असल में वो नाम है क्या, ये तो बस सिर्फ एक शो स्टेज के लिए था ताकि एक हाइप बन सके। और खैर सभी एकदम से शांत हो जाते हैं जैसे ही मॉडल ने अपनी उस ब्यूटीफुल और स्वीट वॉइस में कहा, सो in the era of 21st century, we have witnessed so many stars, but we have a countable person who become a legend and become a personality or a journey who gave inspiration to the million of peoples. जैसे ये बात कही गई, पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन पर न जाने कितने ही सारे चेहरों को उभार कर दिखाया गया। उनकी जर्नी के बारे में वहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया था। लेकिन भाई ये तो बस शुरुआत थी 21st एरा के सभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के इंट्रो की और उनके बारे में लिखने की। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक प्यादे थे, क्योंकि असल किंग जो था उसका फोटो अब फ्लैश हुआ था। उस सभी स्क्रीन के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ बिल्कुल किसी मैजेस्टिक ऑरा के साथ अपेयर होता है। और जैसे ही वो फोटो अपेयर होता है, बाकी सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट और ज्यादा तेज बढ़ जाती है। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स और बाकी जितने भी लोग वहाँ पर उस इंसान को प्रेस करने के लिए खड़े थे वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, सिर्फ उस फोटोग्राफ को, जिस फोटोग्राफ के नीचे बहुत सारी अचीवमेंट्स लिखी हुई थी। इस शख्स की उम्र बेशक चाहे कितनी भी हो, लेकिन इसका तजुर्बा इसकी उम्र का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसकी काबिलियत, इसके अचीवमेंट्स बोलते हैं जो तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, हर शेर का एक सवा शेर पैदा होता है और हर एक कुर्सी छीनने के लिए ही बनी होती है। आज 10 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। ये रिकॉर्ड जो लग रहा था इस पर्सन के बाद किसी और के हाथों को भी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो एज इस टाइम पे उस पर्सन की थी वो एज सबसे मिनिमल थी। लेकिन आज इस रिकॉर्ड को टूटने के लिए एक और दमदार पर्सनैलिटी इस वक्त इस हुनर के समंदर में अपनी जगह ले चुकी है। एक दौर था जब इनके
एल्डर इस फील्ड में थे और इसी तरीके से कम्पीट कर रहे थे। उन दोनों की भी कंपनियां एक दूसरे के सामने इसी तरीके से टकराई थी, लेकिन वो बात अलग है कि एक ने बाजी मार ली और दूसरा सिर्फ अंधेरों में खोकर रह गया। कुछ तो उसकी किस्मत उसके खिलाफ हो गई थी और कुछ शायद उस वक्त किसी और कंपनी के या किसी और शख्स के सितारे उस वक्त बुलंदियों पर थे। खैर, ये सब कुछ तो बिजनेस जगत की बातें थी, क्योंकि असल ज़िंदगी में उन दोनों के करीबियों के किस्से भी अखबारों में खूब छपा करते थे। जैसे कि इस वक्त अखबारों में इन दो शख्स के करीबियों के किस्से भी खूब छपा करते हैं, लेकिन उन किस्सों में शायद गंभीरता, बारीकी या फिर जांच पड़ताल की कमी नजर आती है। क्योंकि एक पल तो एक अखबार बोल्ड लेटर्स में छापता है, यंग हायर्स ऑल्सो फॉलो द पाथ ऑफ देयर पेरेंट्स, और अगले ही पल अगला अखबार छापता है द मोस्ट टेंस राइवल और अ शार्पेस्ट कॉम्पिटिटर। कुछ लोग क्लेम करते हैं दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और अ मेंटोर और जूनियर आउटस्टैंडिंग पेयर। वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरे ही लोग क्लेम करते हैं कि दे आर जस्ट सार एनिमीज हु कांट टॉलरेट ईच अदर। खैर, बातें तो होती ही रहेंगी, क्योंकि जितने मुंह जितनी बातें, और इन बातों को हुआ आज का फंक्शन और ज़्यादा देने वाला है। या यूँ कहो, अगले अखबार की हेडलाइंस शायद अभी से छपनी तैयार हो जाएंगी। कुछ हेडलाइंस ये कह सकती हैं कि एक बार फिर से एक जूनियर और मेंटोर की जोड़ी ने कर दिखाया और मेंटोर ने अपने जूनियर को फाइनली उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां वो उसे पहुंचाने के लिए इतने सालों से मेहनत कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ किसी अखबार की बोल्ड लेटर्स में हेडलाइन ये भी हो सकती है, फाइनली एक अनटेम्ड लायन को टेम्ड करने वाला मास्टर मिल ही गया। खैर, हेडलाइन का क्या है वो तो देखते हैं आज के फंक्शन के बाद क्या बनती हैं। इसी सभी बीच में और इंट्रोडक्शन के साथ ही फाइनली एंकर ने वो नाम अनाउंस कर दिया। उसकी मेलोडियस वॉइस में और बहुत सारे राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ वो नाम अनाउंस किया जाता है। द Asia Pacific Businessman of the Year award goes to the youngest, the smartest, the charmingest personality who achieved lots of achievements, appreciation in his shortest journey of his tremendous career. His footstep was remarkable. Coming generation will read him and of course definitely admire him. And why not? Because he is the person who lifted his company on the point when it became almost a lost chapter in the history, a faded shadow of a great personality, tarnished, destroyed by her own loyal persons. पर कहते हैं ना, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, हर इंसान चमक पर भरोसा करता है और उसी चमक को एक बार फिर से लोग सलाम करने के लिए तैयार हैं। उस कंपनी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, परखने के लिए और उसके नक्शे कदमों पर चलने के लिए न जाने कितने ही लोग व्याकुल हैं और लाइन के बाहर खड़े हुए हैं ताकि एक बार उन्हें भी एंट्री मिल जाए। इस वक्त इस एशिया पैसिफिक कंपनी ने, जिसने इस वक्त हर जगह धूम मचाई हुई है, इसके प्रोडक्ट ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर उपलब्ध ना हो। छोटी से छोटी मार्केटिंग स्किल को इसने अपर लेवल तक पहुंचा दिया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि हर एक शख्स चाहते हुए ना चाहते हुए, सीधे तौर पर या कहो उल्टे तौर पर, इस कंपनी की सर्विस से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के पास हर जनरेशन के लोगों के लिए सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ हैं, वो भी ऐसी जिन पर शायद अभी तक बहुत से लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया हो। अगर किसी एक्सीडेंट के थ्रू किसी स्पेसिफिक एज का कोई पर्सन ऑर्फन हो जाता है तो उस चाइल्ड के लिए स्पेशल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराएगी और स्पेशल सर्विसेज के तहत उस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कपल को दी जाएगी जो या तो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गे, लेस्बियंस, ऐसे कपल्स जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन कपल्स को उन जैसे बच्चों की जिम्मेदारी दी जाएगी जिन्होंने किसी हादसे के तहत अपने पूरे परिवार को खो दिया है, जिनके पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिन्हें वो अपना कह सकें। उन बच्चों की पूरी लीगल गार्जियनशिप इन कपल को दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एल्डर्स कपल को भी, या बहुत से ऐसे लोग जो अपने कैरियर में अब फाइनली रिजाइन कर चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस कमाया है, तो उन एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें इसी कंपनी के द्वारा खोले गए बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशल स्पॉट दिया जाएगा। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग अपनी सर्विसेज देंगे, वो भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ, जैसे कि जिसमें अकोमोडेशन होगा, साथ ही काफ़ी अच्छा पे होगा और उसके साथ ही हेल्थ सेक्टर के अंदर भी इन सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं और इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर वो लोग काम करेंगे जो लोग सच में सोशल वर्क करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। उन सभी लोगों की ट्रेनिंग कराई जाएगी इस कंपनी के थ्रू और फिर उन लोगों को और उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाएगा आगे आने वाली जनरेशन को हेल्प करने के लिए। वही जनरेशन जो स्पेशली तैयार की जाएगी, या यूँ कहो कंप्लीट तौर पर ट्रेन की जाएगी आगे आने वाली इन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो एक पूरे लूप की तरह है। लूप
जहाँ से शुरू होता है वो पॉइंट है एक ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में या एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक्सीडेंटली थ्रू उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उन बच्चों को ऐसी फैमिलीज़ के थ्रू या ऐसे कपल के थ्रू अडॉप्ट किया जाएगा जो कि सोसाइटी के एक स्पेसिफिक वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों को गाइडेंस किया जाएगा, उन लोगों को निगरानी में रखा जाएगा। एक ऐसी निगरानी नहीं जो किसी बोझ की तरह लगे, इनफैक्ट ऐसी निगरानी जो हेल्प की तरह हो। अगर आप गिरोगे तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ मेहनत करनी है और अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर दिखाना है जो आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी को हेल्प कर सके। और इसी चीज़ के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए भी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा एलाइट और ऐसे पीपल को चुना गया है या रखा गया है जो या तो अपनी फैमिलीज़ के थ्रू अलग हो चुके हैं या जो लोनली हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां वो अपनी जॉब से भी कम्प्लीटली रिज़ाइन कर चुके हैं, करियर में भी स्टॉप हो चुके हैं और फैमिलीज़ के थ्रू भी अब अलग हो चुके हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ने अपनी फैमिली को बनाना शुरू कर दिया और उनके पीछे छूट गए हैं वो ओल्ड पर्सन जिनके पास ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन बांटने के लिए और साझा करने के लिए कोई नहीं है। तो प्यार देने के लिए और अपने ज्ञान को बांटने के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया है जिनके अंदर वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स भविष्य के लिए तैयार किए जाएंगे और उनकी स्पेशल गाइडेंस की जाएगी इन लोगों के थ्रू। इन्हें लाइट बदले में इन लोगों को घर मिलेगा, एक ऐसा घर जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ एंड फैमिली एनवायरनमेंट फॉर श्योर। और फैमिली एनवायरनमेंट और बाकी सभी लोगों की फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इस कंपनी ने बहुत सारे वेंचर्स भी खोले गए हैं जिसके अंदर इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, फिर चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हो, नई नई टेक्नोलॉजी हो, स्टूडेंट गाइडेंस, एजुकेशन से लेकर न जाने कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हों जो हेल्प करें आपको करियर चूज़ करने में, स्टडी करने में। स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाए और कम्पीट करवाया जाए ताकि स्टूडेंट के अंदर भी एक जज्बा आए लड़ने का, आगे बढ़ने का और अपना नाम रोशन करने का, साथ साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों का नाम रोशन करने का। उसके साथ साथ स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए जो कि निचले तबके के लोग, ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, उसको निखार कर बाहर लाने के लिए ऐसे लोगों को स्पेशल गाइडेंस दी जाए। ये सारा काम है इस कंपनी का और इस कंपनी का टर्नओवर हर बीतते सालों के साथ बढ़ता चला गया। इतना ज़्यादा इस लूप ने अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट हासिल की। देखते ही देखते आज ये हर जगह है, हर जगह न जाने कितने सारे लोग इस कंपनी से आकर जुड़ चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इसी देश के हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये एंटरप्राइजेस उन लोगों को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रही है जो अभी तक अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने लॉज के लिए, अपने राइट्स के लिए। वो लोग सड़कों पर हैं लेकिन सुनता कौन है उनकी। एक पल के लिए लोग सिर्फ एंटरटेन होते हैं और अगले ही पल भूल जाते हैं। तो उस सोसाइटी के उस तबके को उठाने की जिम्मेदारी ली है एंटरप्राइजेस ने, जिसकी चमक आज इंटरनेशनल मार्केट से लेकर नेशनल मार्केट तक है और ना ही सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह तक ही सीमित है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर इसके बहुत सारे ब्रांचेस खुल चुके हैं और इसे हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे भी आ चुके हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो लोग अभी तक सिर्फ छिपे हुए थे, दबे हुए थे या अपने टैलेंट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, वो इस एंटरप्राइजेस के थ्रू जुड़ने के साथ साथ अपने टैलेंट का, अपनी नॉलेज का और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी का, स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को गाइड कर रहे हैं ताकि कोई अगर इनमें से अपना है तो वो आगे चलकर कभी अकेला ना रह सके और उनके साथ हमेशा एक हाथ हो, होल्डिंग हैंड इस एंटरप्राइजेस का या इस कंपनी का लोगो। तो यही सारी बातें और उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हर चीज़ को उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया गया। एक पूरी 5 मिनट की क्लिप थी जिसके अंदर स्टार्टिंग से इस जर्नी को शुरू किया गया और इस जर्नी के लगभग 7 साल को एक एक कर पिरोया गया और फाइनली स्टेज पर अनाउंस होता है। So we welcome to the most handsome person और a most amazing person जिसकी उम्र बेशक चाहे कितनी भी हो, लेकिन आज इस पर्सन ने अपनी इस छोटी सी उम्र में ही ऐसा मकाम हासिल कर लिया है जिसकी चर्चा आज हम सभी की जुबान पर है और आज हम लोग ऑनरेबल महसूस कर रहे हैं इस पर्सन को स्टेज पर बुलाने के लिए। तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम मिस्टर शाओ वी सान, द बिजनेसमैन ऑफ ईयर एंड द youngest soul who achieved this award in his only 25-year-old journey and beat the last person with whom he compete in very minor level like a 2 or 3 months because we all know आज से पहले इस करिश्मे को दिखाने वाला इंसान
7 साल पहले था और 7 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। खैर, रिकॉर्ड तो बनते ही है, तोड़ने के लिए हर आज ये टूट चुका है। तो मिस्टर लान वांग ईबो का वो रिकॉर्ड जो उन्होंने अपनी 25 इयर्स की जर्नी में हासिल किया था, उसे शाओ विजान ने तोड़ दिया है, कोई माइनर से गैप के साथ। खैर, कुछ भी हो, अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है और आज उसी अचीवमेंट को हम लोग ऑनर करेंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर शाओ विजान का। और जैसे ही मॉडल ने अपनी स्पीच को खत्म किया, सच में तालियों की गड़गड़ाहट अब दुगनी तेजी के साथ बजने लग गई थी। पहली बात, जो लोग स्टैंडिंग ओवेशन के लिए खड़े हुए थे वो द लान वांग ईबो के लिए खड़े हुए थे, जिसका बहुत ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक पिक्चर उस वक्त बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर था। उसकी सारी अचीवमेंट्स थी, लेकिन अब ये कंप्लीट तरीके से चेंज हो चुका है और अब उस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर जिसका नाम है, जिसकी अचीवमेंट्स हैं और जिसका आगे का जो पूरी लाइफ है लिखी हुई है, वो कोई और नहीं बल्कि शाओ विजान है, जिसने इस साल न सिर्फ यंगेस्ट बिजनेसमैन ईयर ऑफ द अवार्ड को जीता है, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर उसने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड भी जीता है। इस साल इस कंपनी ने लगभग दुगनी बल्कि तिगनी तेजी रफ्तार से स्पीड को पकड़ा है और देखते ही देखते इस कंपनी का टर्नओवर इस वक्त लान कॉर्पोरेशन के टर्नओवर की बराबरी या टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से आगे खड़ा हुआ है। इसीलिए तो चर्चा इतनी ज़्यादा शोबो शबाब पर है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी ने ज़मीनी स्तर से खुद को उठाया है जो कम्प्लीटली एक समय पर आकर धूल में मिल चुकी थी, जो पूरी तरीके से ऐसी सारी चीज़ों से घिरी हुई थी जिससे उभरना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि जिस वक्त इस कंपनी ने अपने ओनर को खोया था, उस वक्त इस कंपनी से जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से बुरी सिचुएशन में आकर अटक चुके थे। गद्दी को संभालने वाला कोई नहीं था, सभी लोग सिर्फ अपने हाथ पीछे खींचने के लिए तैयार थे। बोर्ड मेंबर्स ने अपने अपने शेयर्स को निकालना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे शेयर्स तो यहाँ पर सोल्ड भी हो चुके थे। ऊपर से फैमिली इशू, काफ़ी सारे केसेस थे कस्टडीज़ को लेकर, गार्जियनशिप को लेकर। कंपनी को नीलाम करने तक की नौबत आ गई थी आज से लगभग 4 साल पहले। जिस पॉइंट पर लगभग वो केस हार ही चुके थे, लेकिन उस पॉइंट पर एक शख्स ने खुलकर सामने आकर उस कंपनी का बीड़ा अपने कंधों पर उठाने की बात कही और लगभग 9 महीने का समय मांगा। 9 महीने में उस कंपनी की शख्सियत को उठाने का बीड़ा जब उसने उठाया था तो किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। सब सोच रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा जिसकी ग्रेजुएशन तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और शुरुआती दौर में है, लेकिन उस शख्स की आंखों में और उसके जज्बे में ललक थी, जुनून था, जो आज यहाँ तक इस कंपनी को घसीट कर लेकर आया है। न सिर्फ घसीट कर लेकर आया है, बल्कि आज उसे पूरी तरीके से आसमान में चमका दिया है। आज सभी लोगों की जुबान पर इस कंपनी का नाम बहुत ऑनर के साथ लिया जा रहा है। साथ ही उस कपल को जिसको बुला दिया गया था, शाओ वी और जन शाओ, आज उन्हीं के बेटे ने उनके नाम को एक बार फिर से लोगों की जुबान पर कहने के लिए मजबूर कर दिया। शाओ विजान आज जब स्टेज पर अपने कदमों को एक एक कर बढ़ा रहा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चार्म है कि लोग उसके आगे सर झुका भी रहे हैं और नजरें उठाकर उस किरदार को निहार भी रहे हैं। पर इस यंग पर्सन की निगाहें किसी के ऊपर नहीं है। आंखें कंप्लीटली एक्सपीरियंस से, कॉन्फिडेंस से चमक रही थी। चेहरा ऐसा कि जो एक बार देख ले तो खुद को इस शख्स का दीवाना होने से रोक ही ना पाए। चाल ऐसी जो अथॉरिटी का सबूत दे, और ऐसा जो लोगों को कायल कर दे। कुल मिलाकर इस यंग सोल की पर्सनैलिटी को कोई नाम भी दे तो क्या दे, क्योंकि नाम तो अनेक हैं। किसी के लिए हैंडसम हॉट बिलियनियर, तो किसी के लिए द सेक्सिएस्ट सीईओ। न्यूज़पेपर की ऑल टाइम फेवरेट हेडलाइन हो जिसके अंदर इस शख्स को बोल्ड लेटर के अंदर मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट में शायद टॉप प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि बाकी सारे क्राइटेरिया के साथ साथ एज का फैक्टर भी तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आजकल चर्चा जिसकी है उसे इस टॉप लिस्ट के टॉप पर रख दिया जाता है। एक वक्त पर इस पोजीशन के लिए लान वांग ईबो ने बहुत लंबे समय तक राज करा था। आज इस पोजीशन पे शाओ विजान है, तो दोनों के बीच में एक बार फिर से एक कंपटीशन है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का, क्योंकि फर्स्ट पर अगर शाओ विजान है तो सेकंड पर डेफिनेटली लान वांग ईबो है। खैर, लान कॉर्पोरेशन का इतिहास जानना चाहें तो वो भी बहुत लंबा है, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं शार कॉर्पोरेशन की। तो शाओ कॉर्पोरेशन के शाओ विजान फाइनली स्टेज पर पहुंच चुके थे और उसकी चार्मिंग मुस्कुराहट के तहत उसने बहुत ही जनरस तरीके से उस माइक को अपने हाथ में लिया और उस मॉडल ने ग्रीट करते हुए शाओ विजान के हाथों में उस ट्रॉफी को रख दिया था। साथ ही डिमांड की थी 2 शब्द कहने के लिए। जान ने माइक को अपने हाथ में लिया और कसकर पकड़ा और एक बार अपनी निगाहों को सब तरफ दौड़ाया। हर तरफ कोने कोने तक उसकी निगाह थी, जहां इस वक्त ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। काफी सारे लोग खड़े होकर अभी भी क्लैप कर रहे थे। उस फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के फ्रेंड थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस वक्त उसके एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए थे। उसके फैमिली फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे।
कॉलेज फ्रेंड्स थे, साथ ही साथ उसके मेंटोर थे, गाइड थे, टीचर्स थे, सपोर्टर्स थे। कोई भी हो, कितने भी भीड़ हो, लेकिन जहान की निगाहें तो एक कुछ खास लोगों को ढूंढ रही थी। वो खास लोग जो उसका परिवार है, वो खास लोग जो उसकी जान है, वो खास लोग जिसके लिए जहान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और बहुत जल्द जहान की निगाहें उन शख्स से टकरा भी जाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि लान कपल था, जो वहीं भीड़ में सबसे फ्रंट सीट पर बैठा नहीं था, इनफैक्ट खड़ा हुआ था और क्लैप कर रहा था। जैसे ही जहान ने लान कपल को देखा, उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन दोनों को ग्रीट किया। जैसे ही उन्होंने ग्रीट किया, सामने लान कपल ने भी उस अपने बेटे को देखकर ग्रीट किया और बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू किया। इसके बाद उस ब्यूटीफुल मॉडल ने अपनी मेलोडियस वॉइस में कहा, मिस्टर जहान, क्या आप अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे? सो हे एवरीवन, आई नो ये पार्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन ये जस्ट अ क्लिप है जहान के और ईबो के रिलेशनशिप के आगे आने वाले एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर की। तो देखते हैं जहान उस स्टेज पर आकर क्या कहता है और आखिर असल में जहान और ईबो के बीच में कितने सालों का गैप आ गया है और इन सब के बीच में आखिर ईबो है कहाँ। और जहान और ईबो के समय के अंदर तो गैप आया ही है, क्या उन दोनों के रिश्ते के अंदर भी कोई उतार चढ़ाव आया है, या उनका रिश्ता पहले से और ज़्यादा गहरा हो गया है, या दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली जुदा हो चुके हैं? इस सफ़र के मार ने उन दोनों पर क्या असर किया है, क्या कोई बता सकता है? खैर देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आगे क्या होने वाला है रोजेस ऑफ स्नो के। बट उसके उलट आप मुझे बताइएगा छोटा सा झलक जहान और ईबो के इस न्यू लाइफ के बारे में आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपने थॉट्स एंड व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा जहान और ईबो के इस फ्यूचर लाइफ के प्रेडिक्शन के ऊपर। बाकी हम लोग जान ही लेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।